वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम MDM हायर एजुकेशन कॉलेज। आपका MDM ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट कर रहे थे और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो उसमें हमने इक्वेशंस ड्राइव की हैं। हमने लास्ट क्लास में सारी इक्वेशंस देख ली थी। फोर्स की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, ये सारी हमने इक्वेशन देखी थी। साथ में हमने टाइम पीरियड भी देखा था, T=2π/√m/k आया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने जो इक्वेशन ड्राइव की हैं, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है SHM, उसके एग्जाम्पल हम पिक कर रहे हैं। उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें स्प्रिंग आ जाएगा, सिंपल पेंडुलम आ जाएगा, कंपाउंड पेंडुलम आ जाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ आएगा, टॉर्जनल पेंडुलम आएगा, और भी बहुत सारे पेंडुलम आएंगे, LCR सर्किट आएगा आपका। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्प्रिंग के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आवर्ती दोलकों के उदाहरण। इंग्लिश में आप कहोगे इसको एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक पिन जुड़ा हुआ है द्रव्यमान का, यानी मास अटैच टू ए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग दो तरीके से आप सोचोगे यहाँ पे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के नीचे भी कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हवा में तो रह नहीं सकती। तो ये इसका डायग्राम है, आप इसको डायग्राम से देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग ले रहे हैं उसके आपको चार केस डिस्कस करने हैं। पहला केस है हॉरिजॉन्टल का यानी क्षैतिज का, दूसरा केस है ऊर्ध्वाधर का वर्टिकल का, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को अगर हम पैरेलल कंबाइन कर दें या फिर सीरीज में कंबाइन कर दें, यानी कि समांतर और श्रेणी क्रम में अगर स्प्रिंग को जोड़ दें तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि क्षैतिज में स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन, क्षैतिज को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल की सिचुएशन है हमारे पास। हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम की है। एक तो हमने कहा है कि जो स्प्रिंग है ना उसका मास नहीं लेके चलेंगे, उसका मास हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। वैसे स्प्रिंग का भी मास होता है, आई एग्री, बट ये हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मोशन को, ऑसिलेटरी मोशन को। तो आप एक बार फिलहाल ये मानोगे कि इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है। और दूसरा यहाँ पे जो पिंड है उसका द्रव्यमान m है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, और जो सरफेस है वो भी आपको एक बार मानना पड़ेगा घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि स्प्रिंग्स का मोशन किस टाइप से होएगा, उसका फोर्स क्या रहेगा, उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो हमने को सिर्फ देखना है। यहाँ पे क्या करके हमने स्प्रिंग को यहाँ पे क्लैंपिंग कर रखी है, यानी कि हमने इसको कस रखा है। क्लैंपिंग को कहते हैं हिंदी में कसना। तो वापस बता देता हूँ, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल में है, क्षैतिज में है। ब्लॉक हमारे पास अटैच हुआ पड़ा है स्प्रिंग के साथ, इसका द्रव्यमान m है, मास m है, इसका सरफेस घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है, और जो स्प्रिंग है वो मास लेस है, द्रव्यमान रहित है। तो इसमें आपको, क्योंकि इसका जो मोशन है अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, मान लो हम इसको थोड़ा सा यहाँ कर दें और इसको छोड़ दें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इस तरीके से मोशन करेगा। और ये जो मोशन है ये भी हमारा क्या है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको क्या क्या बताया था, आपको पता ही होगा। एक तो किसी फिक्स पॉइंट के इधर के इधर वो क्या करता है, मोशन करता है। दूसरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तीसरा इसमें क्या होता है, इसकी जो वेव बनती है वो साइनसोइडल बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने वापस से यहाँ डिस्कस करनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है। लास्ट क्लास में जब हमने ड्राइव किए थे, एक तो फोर्स यहाँ पे क्या होएगा, -kx होएगा। F को हम एक नाम दिया था मैंने, आपको याद होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। दूसरा यहाँ पे x क्या डिस्प्लेसमेंट है, और k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्प्रिंग के, यानी जो स्प्रिंग है उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे इस इक्वेशन का एक स्पेशल नेम है, बड़ा ही फेमस नेम है, वो आपको याद रखना है। इसको कहते हैं हुक्स लॉ। ये हुक का नियम होता है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और है कि लास्ट क्लास में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी वो एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अवकल समीकरण थी।
वो आपका समीकरण यहाँ पे आपको एस्टेज पर लिख के बतानी है कि इसकी इक्वेशन भी यही होएगी, जहाँ पे के ओवर एम को अपनों लेट किया था ओमेगा नॉट स्क्वायर। तीसरा पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल किसके इक्वल ड्राइव किया था हमने 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के इक्वल ड्राइव किया था। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, और ये हमारे पास समीकरण है किसका, गति का समीकरण। तो ये चीज़ें वैसे कि वैसे एस टी आपको लिखनी है इसमें, क्योंकि इसका मोशन ही एस एच एम है, इसलिए सारी चीज़ें अनचेंज है, वैसे की वैसे लिख दी अपने। लेकिन अब जो केस है वो थोड़ा अलग है, वो है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। अगर वर्टिकल में स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान अपने हैंग करा रखा है, लटका रखा है, तो उसका ऑसिलेशन क्या होएगा, उसके लिए अपने को 3 केस सोचने पड़ेंगे। पहला केस है कि स्प्रिंग है लेकिन मास नहीं है, दूसरा केस है कि स्प्रिंग है उसमें मास अपने ने अटैच कर रखा है, तीसरा हमने मास को डिस्प्लेस भी कर रखा है, यानी थोड़ा सा विस्थापित कर रखा है खींच कर। तो अगर मान लो मास नहीं है तो मान लेते हैं साम्य अवस्था में इसकी लेंथ क्या है, एल है, इक्विलिब्रियम में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अगर मान लो अपने यहाँ पे कोई मास अटैच कर दिया, कोई पिंड को इसके साथ संगलित कर दिया, तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा खुल जाएगा और इसकी लेंथ है ना एल ना होके एल प्लस वाई नोट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इस मास को थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की तरफ और छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से डैम्पिंग करेगा, मतलब कि ऑसिलेशन करेगा तो इसका जो मोशन होएगा वो एस एच एम होएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होएगा। हमने इसको जो डिस्प्लेस किया है वो वाई किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वाई एल प्लस वाई नोट था, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है इसको वाई दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं है बट यहाँ ऑसिलेशन होएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने यहीं पे किया है इसको। तो यहाँ पे जो 2 केस हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ से एफ की वैल्यू होती है माइनस के इंटू वाई नोट, और इसके बाद ये हुक्स लॉ दोबारा भी लगाओगे आप इस डायग्राम के लिए, वो हो जाएगा माइनस के वाई प्लस वाई नोट। एक बार हम एल को रेफरेंस मान रहे हैं इसलिए एल की वैल्यू 0 रखी है। एल हमारा क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, इसलिए उसकी वैल्यू 0 रख दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे आप कि जो मास m है ना, इसकी वजह से बाहर एक वेट लग रहा है, वो होगा mg, इधर भी क्या होगा, mg होगा। फिलहाल ये साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स स्प्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है इसको, उतना ही फोर्स वेट की वजह से नीचे लग रहा है, यानी ये आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। और मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, mg ओवर वाई नोट होएगी। बट इस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वाई नोट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है वाई प्लस वाई नोट, और y प्लस वाई नोट है तो हुक्स लॉ से इक्वेशन बनेगी f इक्वल टू माइनस के इंटू वाई प्लस वाई नोट। और मास की वजह से जो वेट यानी बाहर नीचे की तरफ लग रहा है वो mg है। अब रिजल्टेंट निकला आपको, क्योंकि यहाँ भी ये चीज़ साम्य अवस्था में नहीं है, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट आप क्या लिखोगे, mg माइनस के इंटू वाई प्लस वाई नोट लिखोगे। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमने इसको प्लस लिया, इसको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है इसलिए, और साथ में इसका नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव रखना है, और ये mg है। और दूसरी चीज़ ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अब इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं कि इस mg की वैल्यू, आपको पता है ये mg किसके इक्वल था, माइनस के वाई नोट के इक्वल था। अगर mg की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे के वाई नोट से के वाई नोट कट हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस के वाई। इसके बाद के की वैल्यू आप यहाँ पे एफ डैश क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू वाई आ जाएगा। और पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 पाई ओवर अंडर रूट एम ओवर के था। यहाँ से हमने के की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई नोट ओवर जी। यानी इस इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि ये जो पीरियोडिक टाइम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो वाई नोट का डिस्प्लेसमेंट अपने दिया है, ये वाला जो इतना सा वाई नोट है इस पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण जी पे, ये
आवर्तकाल डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो m नहीं है, m नहीं है तो मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आवर्तकाल सेम ही रहेगा चाहे कोई भी मास हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद के, सी और डी और देख लेते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे दो स्प्रिंग को तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कि मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग हैं और एक साथ दोनों को एक मास से अटैच कर रखा है और यहाँ पे इसकी क्लैंपिंग कर रखी है। अब इस डायग्राम में कुछ खास बात है। खास बात ये है कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। जितना डिस्प्लेसमेंट इसका है उतना डिस्प्लेसमेंट इसका है। मान लेते हैं y है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों स्प्रिंग की डिफरेंट चीज़ क्या होगी, वो होगी k, क्योंकि k किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट है वो k1 है, इसका कांस्टेंट वो k2 है। तो हुक्स लॉ से ये हम टॉपिक कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी समांतर क्रम, समांतर संयोजन। तो फ्रॉम हुक्स लॉ रिजल्टेंट एफ क्या होएगा, माइनस k1 प्लस k2 इंटू वाई, क्योंकि y सेम है दोनों के लिए, डिफरेंट क्या था, सिर्फ k था। अब वैसे हमारे पास क्या था, अगर मान के चले कि रिजल्टेंट f अपने मान के चल लेते हैं कि एक बार माइनस k इंटू वाई है। तो फ्रॉम कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे k किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस k1 प्लस k2 के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट। यानी k किसके इक्वल होएगा, k1 प्लस k2 के इक्वल होएगा। और पीरियोडिक टाइम यानी आवर्तकाल का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो यहाँ से आप k की वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आ जाएगी k1 प्लस k2। ऑलराइट, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इस तरीके से। इन दोनों के रिजल्ट सेम ही आए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई हो रहा है वही इसके लिए हो रहा है, क्योंकि ये भी समांतर क्रम ही है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। अब दूसरा केस हम देखते हैं श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी श्रेणी क्रम। मान लो हमने कुछ क्लैंपिंग इस तरीके से कर रखी है कि एक स्प्रिंग इस तरीके से है और दूसरा स्प्रिंग इसके साथ वर्टिकली अटैच है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच कर रखा है इसके साथ द्रव्यमान m का। तो इस डायग्राम में देखो क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में, कि हम ये कह सकते हैं कि y जो है ना वो अब बदल जाएगा। जो y होएगा वो इक्वल माना जाएगा y1 प्लस y2 के।
हालांकि ये y मैंने ऐसे लिखा है समझाने के लिए, बट ये y जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो कोई मोशन होएगा ही नहीं, तो समझाने के लिए बार ऐसे लिखा है। बट एक्चुअल में ये जो y और y नोट होते हैं ना, ये हम जो डिस्प्लेस करते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद अगर हुक्स लॉ लगाते हैं तो f की वैल्यू आएगी माइनस के y1 y2। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो कि y किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल है। ओके, एक बार मैं काम करता हूँ, इनको अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके कारण जो फोर्स है वो माइनस k1 y1 है, और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस k2 y2। इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो y किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं y1 का सब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा f1 ओवर k1, वो भी नेगेटिव। यहाँ से अगर मैं y2 का सब्जेक्ट बनाता हूँ वो आ जाएगा माइनस f2 ओवर k2। और यहाँ से इस y को इसी की फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ वो बनेगा f ओवर k। अब इस डायग्राम में एक चीज़ आपको नोटिस ये करनी है कि इस फोर्स, इस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पिंड है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही रहेगा, चाहे इस स्प्रिंग के कारण हो, चाहे इस स्प्रिंग के कारण, चाहे कंबाइंड हो। तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स यहाँ पे सेम है, बल यहाँ पे एक जैसे ही रहेगा। तो आपको F1 F2 लिखना है, आपको उसकी जगह F लिखना है और यहाँ पे माइनस लगा लेना। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास 1 ओवर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर k1 प्लस 1 ओवर k2 आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू बनेगी k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, और पीरियोडिक टाइम जो हमारे पास आएगा यानी आवर्तकाल जो आ जाएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब k की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर सकते हो आप, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m k1 k2 ओवर k1 प्लस k2। तो ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टाइम। तो आपको ये दो कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बड़े नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपने 10th क्लास में प्रतिरोध वाला चैप्टर कर रखा है, रेजिस्टेंस वाला कर रखा है, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल उसके उल्टे हैं। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला लगता था, आपको ध्यान होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला लगता था, जबकि यहाँ उल्टा है। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 स्प्रिंग की जगह बहुत सारे स्प्रिंग हैं, यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि n स्प्रिंग है, 1 2 3 n स्प्रिंग है, और सारे के सारे स्प्रिंग एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही मैटर के हैं, एक ही नेचर के हैं, तो इनका k सेम हो जाएगा। तो इस केस में इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हो कि रिजल्टेंट जो k रहेगा इसका, यानी कि परिणामी जो k आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो n ओवर k के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये 1 ओवर k 1 ओवर k 1 ओवर k सिंपली ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, n ओवर k बन जाएगा। तो इस बेस पे हमारे पास ये रिजल्टेंट k डैश किसके इक्वल आ जाएगा, n ओवर k के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर इस k की वैल्यू को पुट करते हो ये बन जाएगा m इंटू n ओवर k। तो यहाँ से m के साथ क्या आ जाएगा, n इंटू में आ जाएगा, और इधर नीचे आ जाएगा k। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान करना है, ये भी आपको डिस्कस करना है एग्ज़ाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि हमने जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे उसके ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, तो अब इसके ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेलोसिटी, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के ग्राफ दिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो या इस बीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो ग्राफ बना के आप बहुत अच्छे स्कोर गेन कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले।
ये हमने लास्ट क्लास में रिजल्ट निकाले थे कि x की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू, कैपिटल F की वैल्यू, u की वैल्यू और k की वैल्यू क्या थी, जिसमें x हमारा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, वेग वेलोसिटी हो गया, त्वरण एक्सीलरेशन हो गया, बल फोर्स हो गया, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये सारी इक्वेशन x की फॉर्म में आपने ध्यान देखो यहाँ पे हर जगह आपको x दिख रहा है और ये सारी इक्वेशन टेलर सीरीज की फॉर्म में है और हमने कुछ नहीं किया था, ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो सारी हम पुट करते चले गए थे और हमने रिजल्ट निकाल दिया था। तो इसके जो ग्राफ है ना वो आपको यहाँ से देख के बनाने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं x का ग्राफ। x में आपको साइन दिख रहा है तो साइन का ग्राफ आपको पता ही इस तरीके से होता है। ओके, ये हमारा यहाँ तक 2 पाई का एंगल बन गया और ये पीरियोडिक टाइम हो गया हमारे पास। इसके बाद v वेलोसिटी के ग्राफ में देखो यहाँ पे साइन की जगह कोस आ गया तो इसका ग्राफ जो है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद f में साइन है लेकिन माइनस है तो इसका उल्टा हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो सिंपली बात है ये जीरो पे जो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन ये ग्राफ अब नीचे आएगा। ओके, ये थोड़ा करेक्ट कर लो। कॉस का ग्राफ एक्चुअल में 90 से स्टार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर है फोर्स। फोर्स में साइन पॉजिटिव है तो जो ग्राफ x का था वही आएगा यहाँ पे भी। और इसके बाद हमारे पास है u। अच्छा, ये चीज़ जो नोटिस करना कि यहाँ पर m और a, यहाँ पर a था लेकिन यहाँ पे m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होएगा, इसका आयाम ज़्यादा होएगा क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। वैसे समझाने के लिए मैंने ग्राफ ना दिया, लेकिन इसका और इसका कंपेयर करें तो नीचे वाले का एम्पलीट्यूड या आयाम ज़्यादा होएगा। यानी ग्राफ ऐसे तो उतना ही रहेगा लेकिन ये ग्राफ ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखते हैं u में देखो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर है और नीचे कोस स्क्वायर है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आएगी नहीं, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका ग्राफ जो है वो देख लेते हैं कैसे बनेगा। u का ग्राफ जो है ना उसमें साइन है तो साइन पता है ये जीरो स्टार्ट होता है तो ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होकर इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से ये वापस डिक्रीज होगा। अब ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो अब ये ग्राफ वापस ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। इसके बाद k का ग्राफ देख लेते हैं। k का ग्राफ सेम ऐसे ही होगा क्योंकि इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, बट यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इसमें ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से अगर u और k को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर PE मिनिमम है तो KE मैक्सिमम होगा और अगर PE मैक्सिमम है तो KE मिनिमम होगा। ये आपको पता ही होगा कि टोटल एनर्जी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। इसमें वो PE प्लस KE यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, इक्वल होती है। यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है आपको। और जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और अगर आपको टोटल एनर्जी निकाली तो आप इन दोनों का सम कर सकते हो। सम करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। इधर से भी आप निकाल सकते हो टोटल एनर्जी, इन दोनों का आपको सम करना है। सम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर ये सही कर लेना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये कांस्टेंट है क्योंकि ये t पे डिपेंड नहीं कर रही, x पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना, नो इंडिपेंडेंट ऑफ x।
एक्स पर डिपेंड नहीं करे, इसलिए कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो ये हमारे पास ग्राफ थे। आप इनको ध्यान रखना, ग्राफ को, कौन सा ग्राफ किस तरीके से बनता है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने देखा कि स्प्रिंग के एग्जाम्पल हमने पिक किया। कल हम पिक करेंगे सिंपल पेंडुलम। आपने जो देखा होगा कि धागे से, थ्रेड से जो एक पेंडुलम लटका होता है उसका क्या मोशन होता है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।